अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कवर करेंगे सारा। तो ये जो हमारा सबक है ये सबक दूसरा है। इससे पहले सबक एक जो है चैप्टर फर्स्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो पहले नहीं देखिए तो आप उसे पहले देखिए, फिर उसके बाद ये सबक दूसरा होगा, यानी ये चैप्टर दूसरा है और इस चैप्टर का नाम है उर्दू ज़ुबान की नौइयत और उसकी तरक्की। तो इसमें हम बात करेंगे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं या जानने वाले हैं कि क्या क्या ख़ास आपके लिए होने वाला है, क्या किस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे यानी जानेंगे। तो वो है, अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में जानेंगे कि वो कितने होते हैं और किस उम्र में कितने अल्फाज बच्चों में आ जाते हैं। और इसके बाद जानेंगे इजहार के बारे में, फिर जुमला की तश्कील कैसे होती है वो जानेंगे, और तलफ़्फ़ुज़ या इजहार और रस्मुल ख़त इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा ये भी जानेंगे जो तदरीस के गिर हैं यानी मैगज़िम ऑफ टीचिंग, या इसे टीचिंग फार्मूला भी कहते हैं, यानी जो हम शिक्षण करा रहे हैं उसके कुछ सूत्र होते हैं। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो होता है शिक्षण सूत्र। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो होता है मालूम से ज़्यादा नामालूम की तरफ, यानी नोन टू अननोन जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद नंबर दूसरे पे अगर हम बात करें तो सहल से पेचीदा की तरफ। फिर उसके बाद आता है ठोस से मुजरिद की तरफ। फिर उसके बाद आता है ख़ास से आम की तरफ। फिर इसके बाद आता है इस्तक़रा से इस्तिनबात की तरफ। और फिर इसके बाद में आता है नफ्सियाती तरतीब से मुंतकी तरतीब की तरफ। तो ये कुछ 6 टाइप्स होंगे। इन्हीं टाइप्स के बारे में, इन्हीं तरदेस के गिर यानी मैगज़िम ऑफ टीचिंग के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो और ये जो पीडीएफ आपको, ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, या साथ साथ वीडियो में अगर आप लिख सकें तो लिख लीजिए, वरना आप अगर इसको पीडीएफ की अगर नीड हो आपको तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, इससे जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में। ज़ख़ीरा अल्फाज इसी को इंग्लिश में कहते हैं वोकैबुलरी। तो इसमें अगर हम बात करें जो पहले 6 माह होता है उसमें बच्चा क्या करता है, जिस्मानी तकलीफ़ के एहसास के साथ ही मुंह से जो अल्फाज निकालता है वो 2 हुर्फ़ी होता है, मिसलन मम, पप वगैरह। ये 6 महीने की बच्चे की बात हुई। फिर जब उसके बाद 6 महीना, यानी जो 1 साल का बच्चा होता है उसके ये 6 महीना, और 6 महीने के बाद तो दूसरा 6 महीना होता है, 6 माह में वो मामा, पापा, दादा, नाना यानी 2 वर्ड बोलने लग जाता है जो सेम ही होते हैं। फिर इसके बाद दूसरे साल की अगर बात करें तो उसमें करीबी अशिया के नाम बोलता है। उनके ज़ख़ीरा अल्फाज की तादाद अमूमन 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। ये 2 साल के बच्चे की बात हो रही है। फिर इसके अल्फाज किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि उस ज़ात के लिए होते हैं, मिसलन तमाम मर्दों के लिए पापा, अब्बा, दादा, नाना वगैरह, या तमाम औरतों के लिए अम्मी, मम्मी, दादी, नानी वगैरह वो बोलने लगता है। तमाम चिड़ियों के लिए कौवा, यानी वो सबको एक ही जैसा बात करता है। ये 2 साल के बच्चे की बात हो रही है, यानी वो जितनी भी चिड़िया होंगी अगर वो उसने कौवा याद किया है तो वो किसी भी चिड़िया को देखेगा वो यही कहेगा कि ये कौवा है। फिर इसके बाद आता है तीसरे साल में वो तकरीबन कितना बोलने लगता है, 300 अशिया के नाम सीख जाता है। फिर जब चौथे साल का यानी 4 साल का होता है तो चौथे साल में वो तकरीबन 900 अशिया के नाम से वाकिफ़ हो जाता है। फिर 5वें साल में वो तकरीबन 1500 अशिया के नाम सीख जाता है जो रंग या जानवर वगैरह के नाम होते हैं। ये 5 साल तक बच्चे की बात हुई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं छठे साल में। तो छठे साल में उसका ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 तक पहुंच जाता है। कितना हो जाता है? 2500 तक हो जाता है, जिसमें अशिया, सिफत, ज़मीर, माजी, हाल, मुस्तक़बिल का इस्तेमाल, सका वगैरह के नाम
या दिन, महीना और गिनती वगैरह शामिल हैं। यानी ये सब बच्चा बोलने लगता है। ये छठे साल की बात हो रही है। फिर 7वें साल की अगर बात करें तो 7 से 9 साल की उम्र तक उसका ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 से 5000 हो जाता है। यानी 2500 से लेकर 5000 तक पहुंच जाता है। ये 7 और 9 साल के बीच की जो उम्र होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर जिसमें 20% अस्मा और 20% अफ़आल वगैरह हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा या कमी बहुत हद तक तालीमी अदारा, घर या इर्द गिर्द के माहौल पर मौकूफ़ है। यानी उसका जो जैसा माहौल मिलेगा उसी अकॉर्डिंग वो और अच्छे से उसके जो ज़ख़ीरा अल्फाज होंगे उसमें इजाफ़ा होगा। अगर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, उसके आसपास लोग नहीं बोलते होंगे, तो वो उसमें कमी भी रह जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं 12 साल की। तो 12 साल की उम्र तक उसके ज़ख़ीरा अल्फाज 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000 तक पहुंच जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी गुफ्तगू में करता है, यानी वो अपनी बातचीत में करता है। ये 12 साल की बात हुई। फिर हम बात करते हैं इजहार की। यानी इजहार क्या है, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो इब्तिदा में 3 साल तक जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, 3 साल तक के बच्चे की ज़बान गैर वाज़े होती है। वो तोतली ज़बान बोलता है। वो कैसे बोलता है, वो तोतली ज़बान बोलता है। और अक्सर इस बात की समझ में नहीं आती। जो तोतली भाषा बोलता है वो अक्सर बात समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। और 3 साल से 6 साल तक उसकी आवाज़ में सफाई और दुरुस्तगी आ जाती है। 6 साल से 9 साल तक वो तस्वुरात, चीज़ें और बग़ैर देखे हुए वाक़यात का तज़किरा कर सकता है। यानी जो वो चीज़ें नहीं देखता है, जो उसके ख़्यालों में होता है, जो उसकी तस्वुरात में होता है, वो चीज़ें बोलने लगता है, उसका भी तज़किरा वो बता सकता है। ये कब की बात हो रही है, 6 से 9 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। फिर इसके बाद आता है 9 साल के बाद वो बहस व मुबाहिसा में हिस्सा ले सकता है। जब यानी 9 साल का होता है तो वो क्या करता है, वो बहस व मुबाहिसा जो होते हैं उसमें वो हिस्सा लेता है, उसमें वो बोलता है। फिर इसके बाद आता है जुमला की तश्कील। तो जुमला की तश्कील को क्या कहते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो इब्तिदा में बच्चा एक लफ्ज़ का जुमला बोलता है, लोटी मम, यानी ये तोतली हुई भाषा बोलता है जो, तो वो क्या कहता है, रोटी को लोटी और पानी को मम कहता है वगैरह। 2.5 बरस तक 2 या 3 लफ्ज़ों का जुमला बनाता है। कितने बनाता है, 2 या 3 लफ्ज़ों का जुमला बनाता है। 3.5 साल का बच्चा 4 लफ्ज़ का पूरा जुमला बोल लेता है। और 5 साल से 9 साल तक कितना, 5 या 6 लफ्ज़ों के जुमले की तख्लीक मुमकिन है, अगरचे ये हत्ता उसूल नहीं। फिर हम बात करते हैं पढ़ना ये आता है तलफ़्फ़ुज़ या इजहार के अंदर ही। तो उसी के अंदर हम समझेंगे पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। तो जो 5 साल के उम्र के बाद ही बच्चों की रुग़बत पढ़ने की तरफ होती है। यानी जब इससे 5 साल से जो बच्चे छोटे होते हों, वो पढ़ने की तरफ उनका रुजू नहीं होता है, बल्कि जब वो 5 साल के हो जाते हैं फिर उसके बाद उनका जो दिलचस्पी है वो पढ़ने की तरफ होता है। लेकिन उस वक्त तक वो तस्वीरों को दिलचस्पी के साथ देखते हैं। यानी उससे पहले वो क्या करते हैं, वो सिर्फ तस्वीरों को दिलचस्पी के साथ देखते हैं और उसी में वो सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। फिर उसकी शिनाख्त, छिपे हुए हरूफ को देखना, कोई पर्चा या किताब हाथ में लेना, तस्वीर, कुतुब को देखना और बड़बड़ाना, ये सब शामिल है। किसमें, ये पढ़ने में शामिल है। फिर इसके बाद आता है तहरीरी इर्तिका। तो तहरीरी इर्तिका क्या है, ये भी तलफ़्फ़ुज़ और इजहार के अंदर ही आएगा। तो तहरीरी इर्तिका में आएगा 6 साल की उम्र तक। तहरीरी इर्तिका यानी वो लिखने की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है। तो तहरीरी इर्तिका में आएगा 6 साल की उम्र तक वो कागज़ कापी पर लिखने के काबिल नहीं होता। यानी जो बच्चा छोटा होता है वो लिखने के काबिल नहीं होता है 6 साल की उम्र से पहले तक। फिर लेकिन रेत पर उंगली चलाना आ सकता है और आड़ी तिरछी लकीरें खींच सकता है। यानी बच्चा जो छोटा होता है वो आप देखते होंगे, अगर उसको पेन दिया जाए तो वो सही पकड़ता है और ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें खींचता है। वो क्या होता है, वो बच्चे की शुरुआती लिखने की वो शुरुआती दिन में वो वैसे ही लिखता है।
तो क्या कर सकता है वो, प्रॉपर तो नहीं लिख सकता है कागज़ पे, लेकिन वो रेत पर उंगली चला सकता है और आड़ी तिरछी लकीरें भी खींच सकता है। बतदरेज वो आसान खतूत को सीखने के बाद वो सिर्फ लिखना सीखता है। हरूफ को मिलाना, जुमलों की लिखावट वगैरह शुरू होती है, लेकिन वो इब्तदाई दर्जों में इतने अल्फाज नहीं लिख सकता जितने कि वो बोल लेता है। यानी जो शुरुआती दिन का बच्चा होता है वो इब्तदाई दर्जा किसकी बात हो रही है, शुरुआती दर्जों की, यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो उसमें जो बच्चे इतने अल्फाज लिख तो नहीं सकते, लेकिन वो बोल ज़्यादा लेते हैं, लिख बहुत कम ही पाते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो लिखना सीख जाते हैं। तहरीरी इर्तिका हो चुका है। फिर अब हम बात करते हैं डॉक्टर गोपी चंद्र नारंग के अल्फाज में। यानी डॉक्टर गोपी चंद्र नारंग हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि ज़बान अपनी नौइयत के एतबार से बुनियादी तौर पर तकरीरी इबलाग क्या होता है, कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे उल्टा हो चुका है, तो इसे आप सीधा कर लीजिए, स्पोकन कम्युनिकेशन यानी तकरीरी इबलाग जो बोलने से रिलेटेड होता है का ज़रिया है, और तहरीरी इबलाग होता है लिखने से रिलेटेड। तो राइटन कम्युनिकेशन ये यहाँ पे सही है कि हैसियत सानवी है। फिर इसके बाद आता है इसी में है कि ये इन्होंने जो बात की है ये तो पूरी हो गई है। फिर इसके आगे है कि चुनांचा ज़बान की तालीम में ज़बान में के फितरी मदराज का ख्याल रखना चाहिए। बोलने में तलफ़्फ़ुज़ का अम्ल ख़ास अहम है और इब्तदाई दर्जों में उस पर तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। यानी बच्चा जो बोलता है, बोलने में तलफ़्फ़ुज़ के ख़ास अमल पर अहम होता है, उसके बोलने पे जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। तो इसलिए उनके जो इब्तदाई दर्जे हैं, शुरुआती दिन हैं, उनमें उसके जो बच्चे बोलते हैं उस पर तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि हम जुमले में ही बोलते, सोचते और समझते हैं, अल्फाज में नहीं। यानी जो हमारा जुमला है, ये जुमला ही डिसाइड करता है कि जो हम बोलते हैं, सोचते हैं और समझते हैं, और ये अल्फाज नहीं डिसाइड करता, ये हमारा जुमला डिसाइड करता है। तो इस बात का ख्याल ज़ुबान की तदरीस में रखने की ज़रूरत है कि जुमले की तदरीस से लफ्ज़ और हुरूफ की तरफ यानी कुल से जुज़ों की तरफ आया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। फिर इसके बाद आता है तदरीस के गिर यानी मैगज़िम ऑफ टीचिंग, या इसी को कहेंगे टीचिंग फार्मूला या शिक्षण सूत्र। तो वो क्या होते हैं, तो ऐसे गिर भी हैं जो नफ्सियाती कसौटी पर पूरे उतरते हैं और अक़ली भी हैं, जिनकी ज़रूरत ज़ुबान की तदरीस के सिलसिले में पड़ सकती है। वो कौन है, वो मुंदरजा झेल हैं। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो क्या है, मालूम से ज़्यादा नामालूम की तरफ। तो ये क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नोन टू अननोन। तो बच्चों को पहले से कुछ मालूम होता है और या उनके कुछ साबका मालूमात होती है। तदरीस का मतलब उनके साबका इल्म में कुछ नई बातों का इजाफा है। यानी बच्चे, कोई भी आता है बच्चा, आप स्कूल में जो बच्चा आता है वो बिल्कुल खाली स्लेट नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जानता है। तो आपको ऐसे करना है कि जो बच्चा जानता है उसी से रिलेटेड करके आपको अपने जो उसको तालीम देनी है उसी से रिलेटेड रखनी है, जिससे उसकी जो नई बातों का इजाफा हो, यानी नई चीज़ें वो और सीखें, जो पुरानी जानता है उसी से फिर आगे बढ़े। तो इसके लिए सवालात के ज़रिए या दूसरे तरीके से उनके ज़ख़ीरा इस्तदराक का जायज़ा लेकर उसके सहारे सबक को आगे बढ़ाया जाता है। यानी जायज़ा लेकर, यानी उनसे कुछ सवाल पूछकर कि वो कितना जानते हैं। फिर उसी से आप जब बच्चों से सवाल पूछेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बच्चे कितना जानते हैं। फिर उन्हीं के सहारे सबक को और आगे पढ़ाएं और आगे उनको सिखाएं। तो ये एक फितरी तरीका भी है, क्योंकि बच्चों का जहन उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो और दिलचस्पी का इजहार करता है जिसमें निदरत और नयापन के साथ ही किसी हद तक इंसियत भी हो। यानी जब कोई चीज़ नया होता है तो बच्चे बहुत सी दिलचस्पी से उसको सीखते हैं। तो ये हुआ मालूम से ज़्यादा नामालूम की तरफ का तरीका। फिर इसके बाद आता है सहल से पेचीदा की तरफ। तो अगर हम बात करें सहल से पेचीदा की तरफ, क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना।
तो इस किले के तहत सबक की इब्तिदा सहल और आसान से होनी चाहिए और बतदरीज पेचीदा की तरफ कदम बढ़ाया जाए। यानी बच्चों को पहले सहल चीज़ें बताई जाए, आसान चीज़ें बताई जाए, फिर उसके बाद जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो यानी जो पेचीदा हो उसकी तरफ उनको बढ़ाया जाए। इसके ज़रिए बच्चे गैर महसूस तौर पर मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं और उनकी हौसला अफजाई होती है। यानी उनको क्या होता है, उनको हौसला अफजाई भी मिलता है कि उनकी तवज्जो और दिलचस्पी कायम रहती है। साथ ही वो पेचीदा को नाकाबिल फ़हम समझ कर छोड़ नहीं देते। यानी जो चीज़ें मुश्किल हैं, पेचीदा हैं, उनको ये समझ कर छोड़ नहीं देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, बल्कि जब सहल आसान चीज़ें वो कर लेंगे तो उनमें एक हौसला अफजाई होगी। उन्हें ये लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आसान है। फिर धीरे धीरे आप उनका लेवल बढ़ाइए। फिर इसके बाद आता है ठोस से मुजरिद की तरफ। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना। यानी जो बच्चे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनसे लेकर जो उनके विचारों में है उन तक उसको पढ़ाया जाए। तो ये कैसे होता है, तो इस किले के तहत ठोस से मुजरिद की तरफ चलते हैं। ठोस क्या होता है, जिसे वो टच कर सकते हैं, वो होता है ठोस। और तालीमी तजुर्बात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि उन चीज़ों को समझना आसान है जिनको हम देख या छू सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो हम टच कर सकते हैं वही होता है कंक्रीट। तो ये समझना आसान होता है। उसकी बनिस्बत गैर महसूस और मुजरिद चीज़ों का समझना मुश्किल है। यानी जो चीज़ें विचारों में, आइडिया में है, तो वो बच्चे कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं ना। लेकिन जो वो देखेंगे, टच करेंगे, छुएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। ऐसी सूरत में तरीका तदरीस ये होना चाहिए कि मुजरिद तस्वुरात की वजाहत के लिए ठोस अशिया की मदद ली जाए। यानी जो चीज़ें आप उनको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी पहाड़ के बारे में बता रहे हैं या किसी ताजमहल के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, अगर बच्चे नहीं गए हैं ताजमहल तो क्या समझेंगे। तो आप उनको उस चीज़ की आप उनकी चित्र भी दिखा सकते हैं, उनका चित्र भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये है। तो जब बच्चे देख लेंगे अपनी आंखों से तो उस पर वो समझेंगे कि हाँ ये चीज़ है। या कोई नमूना आप पेश कर दीजिए, कोई मॉडल पेश कर दीजिए जिसे वो टच भी कर सकें, तो वो समझ जाएंगे। ठोस मुतय्यन मिसालों और जुमलों के ज़रिए सबक की तदरीस हो। यानी जो ठोस हैं, जिसे वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो उन मिसालों से फिर जुमले को आगे बढ़ाया जाए, सबक को आगे बढ़ाया जाए। फिर इसके बाद आता है ख़ास से आम की तरफ। तो ख़ास से आम की तरफ क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल। इसमें क्या होता है, तो इस तरीका में किसी मसले की खास खास बातें पहले बता दी जाती हैं और उमूमी बहसें बाद में छेड़ी जाती हैं। यानी जो खास खास पॉइंट है उसको पहले बता दी जाए, फिर जो उमूमी हैं, जो इतना खास नहीं है, उनकी जो बहसें हैं वो बाद में छेड़ी जाए। फिर इस तरह बच्चों को जांचने, परखने, तजुर्बा व मुशाहिदा करने और कोई आम उसूल अखज़ करने का मौका दिया जाता है। जब ये अखज़ हो जाता है तो इस उसूल या कले को किसी मसले के अमूमी मसाइल के हल के लिए आजमाया जाता है। तो ये हुआ ख़ास से आम की तरफ जाना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस्तिक़रा से इस्तिनबात की तरफ। तो वो क्या होता है, इस्तिक़रा से इस्तिनबात की तरफ, इसको कहते हैं इंडक्टिव टू डिडक्टिव। क्या होता है ये इंडक्टिव टू डिडक्टिव होता है। तो इस किले के तहत पहले आम कायदे व ज़ाब्ते मुअल्लिम के ज़रिए बखूबी जहन नशीन करा दिए जाते हैं। फिर इश्निसाई सूरतें बताई जाती हैं, वरना जहन को इस्तिशनारुपरगंदगी के शिकार हो जाने का ख़तरा रहता है और जो कायदा होगा उसमें शक व तज़व्वुज़ पैदा हो जाएगा। ये हुआ इस्तिक़रा से इस्तिनबात के तरीका। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नफ्सियाती तरतीब से मुंतकी तरतीब की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें क्या होता है, तो इस किले के तहत तजुर्बा की रोशनी में नफ्सियाती तरीक़ा से अक़ली व मुंतकी तरीक़े की जानिब बढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि बढ़ाया जाता है। मिसलन ज़बान सिखाते हुए अमूमन उर्दू की दरसी किताबों में हुरूफ तहज्जी पर जोर दिया जाता है। फिर
پھر اعراب اور اس کے بعد 2 حرفی، 6 حرفی اور 4 حرفی الفاظ بتائے جاتے ہیں۔ حروف کے جوڑ، مخلوط الفاظ اور عبارت کی تدریس آخر میں آتی ہے۔ یہ ترکیب منطقی طور پر صحیح ہو سکتی ہے لیکن یہ غیر تکنیکی اور بے معنی ہے۔ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ نفسیاتی ترتیب سے منطقی ترتیب کی طرف۔ اور اس طرح آپ کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل بھی ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجئے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے، اور اس کی جو PDF ہوگی وہ ملے گی آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پر، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔